परेशानी में है, ये आपको समझना है। और ये जो महमूद गवान है, ये यहाँ का पीएम मान लो या पेशवा मान लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान है, इसके बारे में समझना है। और इस टाइम में क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो ये लोग क्या करते थे, बिदर से कभी तो इधर गजपति वालों पे अटैक कर देते थे, नहीं सॉरी गजपति कह रहा हूँ, ये जो है यहाँ से कांची पे अटैक कर देते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि उधर से इधर अटैक कर देते थे और विजयनगर की संपत्ति को, ये कांची कहाँ पे पड़ रहा है, लगभग मदुरई के पास पड़ रहा है ना, तो यहाँ की संपत्ति को लूट के जो है वहाँ पे ले जाते थे। और सिर्फ यही नहीं रेड करते थे, इवन ये गजपति वाले भी यहाँ पे रेड कर दिया करते थे और संपत्ति को लूट के उधर ले जाते थे। और इवन यहाँ का कुछ एरिया तो गजपति वालों ने अपने अंडर ही कर लिया था। तो गजपति किंगडम समथिंग की ये जो एरिया पड़ रहा है, ये उड़ीसा का एरिया पड़ रहा है। तो ये उड़ीसा वालों ने यानी कि लगभग विजयनगर एम्पायर का भी एरिया अपने अंडर कर लिया था, बहुत सारा एरिया, ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ का राजा ही वीक है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जैसे तैसे तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। चलो ये तो मैंने मेन बता ही दिया है, ये हिंदी में बता दिया आपको, 1450 के आसपास का टाइम है। चलो अब यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि महमूद गवान जो है, क्या इसके बारे में खास बातें बहुत सारी हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने लिए पढ़ना चाहे तो, लेकिन मैं मेन बता देता हूँ कि ये ईरान में बॉर्न हुआ था और ये ट्रेडर फैमिली से था, यानी ट्रेडर था ये बहुत बड़ा पहले। और धीरे धीरे जो है इसकी यहाँ पे जो है एक तरह से अपलिफ्टमेंट हुई थी, जैसे प्रमोशन टाइप आप मान लीजिए। पहले मान लो कि सुल्तान का मलिक उल तुज्जर बना, जो कि चीफ मर्चेंट आप बोल देते हैं। फिर धीरे धीरे जो है इसने अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया और ये जो है पीएम या पेशवा की गद्दी पे बैठ गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ऑलमोस्ट 20 साल तक बहामनी किंगडम जो है इसके इन्फ्लुएंस में रहा था, क्योंकि बाकी के सुल्तान कोई उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान मतलब मजे मार रहे थे, यही काम कर रहा था जो सारा का सारा किंगडम को बचाए हुआ था। और इसने क्या कर रखा था, 8 पूरी की पूरी डिवाइडेड दी बहामनी किंगडम इनटू 8 प्रोविंसेस फ्रॉम 4। पहले 4 प्रोविंसेस होती थी बहामनी किंगडम की, अब इसने 8 कर दिया, यानी 8 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। और हर स्टेट के अंदर जो है ना, इसने हर प्रोविंस को या हर स्टेट को क्या बोला, तरफ बोला, और वहाँ का जो हेड था उसको तरफदार बोला, है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि एक स्टेट बना दी हमने तो उसके हेड को सीएम बोल दिया, ऐसे इसने तरफदार बोल दिया। अब ये क्या है, एक तरह से प्रोविंशियल गवर्नर, आज की डेट में देखोगे तो उस स्टेट का गवर्नर हो गया, जिसको इसने तरफदार बोला। लेकिन सारी की सारी पावर गवर्नर के पास ना चली जाए, तो वहां पे इसने किलेदार भी अलग से अपॉइंट किए। और ये किलेदार की जो पूरी की पूरी अथॉरिटी रहती थी, ये सेंटर के पास, यानी सीधा महमूद गवान का बंदा ही वहां पे किलेदार लगता था, ताकि जो है तरफदार अपना पूरा का पूरा वो ना कर पाए कि मैं तो भैया अलग होना चाहता हूं। तो इसने बहुत बढ़िया सिस्टम चालू कर दिया, यानी पावर को डिवाइड कर दिया 2 लोग के बीच में, और एक की रिपोर्टिंग डायरेक्ट खुद को कर ली। तो इस तरीके से क्या है, मिलिट्री पावर को अलग कर दिया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको अलग करके इसने जो है पूरा राजपाट चलाने की कोशिश की। तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, आपको रीड करना है तो आप इसके बारे में कर सकते हैं। यानी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, यही है अल्टीमेटली यहाँ से हमें देखने को इसके बारे में मिलता है। और अल्टीमेटली आप देखिए कि अब इसका अंत कैसे होना वो हम समझते हैं। देखो ये जो आदमी है, ये देखो कि 2 उस टाइम पे नोबल्स हुआ करते हैं। नोबल का मतलब है कि ये जितने भी मंत्री वगैरह हैं, है ना, तो 2 तरह के मंत्री के पद होते थे, 2 कम्युनिटीज थी उनकी, ये समझ सकते हैं। एक तो होते थे नए लोग, उनको बोलते थे अफाकीज या गरीब्स या परदेसी, ये होते थे नए मंत्री जो आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे ही समझिए कि कोई लोंडा नया डायरेक्ट इंस्पेक्टर लग जाए और एक जो पहले से प्रमोटेड वहां पे चल रहा है, ऐसा आप समझ लो, है ना। और दूसरे कौन से होते थे, ओल्ड कमर, जो पुराने लोग होते थे, है ना। तो ये जो है, ये मान लो कि ओल्ड कमर में आ रहा है ना, तो नए लोग जो है इससे खार खाते हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि भैया इतने टाइम से यही आदमी चलाया जा रहा पूरी की पूरी सत्ता को, हमारा क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो उन्होंने जो है इसी के नाम पे जो है एक ऐसा नकली खत बना दिया, मोहर लगा दी उसके ऊपर इसकी, कि भैया ये जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजयनगर को पास कर रहा है, जबकि इसी की वजह से पूरा का पूरा एम्पायर टिका हुआ था। अब वो उस टाइम पे जो तथाकथित सुल्तान था उसको गुस्सा आ जाता है और उसको सूली पे लटका देता है। और यहां से जैसे इसको सूली पे लटका रहा है, पूरी की पूरी किंगडम का सत्यानाश हो जाता है। वही मैंने आपको बोला, महमूद गवान तक जो है किंगडम सही रहती है और उसके बाद बहामनी किंगडम ही कोलैप्स हो जाती है, इनका कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखिए कि फिर किंगडम जब कोलैप्स हो रही है तो यहाँ पे देखो कि अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इधर अहमदनगर वाले अपना राजपाट बना लेंगे, इधर बैराड़ वाले, बिदर वाले, गोलकोंडा वाले, बीजापुर वाले, वो हम पढ़ते हैं ना, ये बीजापुर का सुल्तान है, ये उसका गोलकोंडा का है ना, ये जो है बिदर का है, यही है वो एरिया है। तो ये जो है पूरी की पूरी इसको बोलते हैं दक्कन सल्तनत। तो ये सारे दक्कनी एरियाज के अंदर जो है अपनी अपनी सल्तनत हर कोई बना के यहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन इधर विजयनगर चल रहा है अभी, ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, ये विजयनगर अभी चल रहा है। और ये जो वो एरिया है जिसपे ये देखो गजपति जो अटैक करते हैं, ये विजयनगर के कुछ एरिया को अपने अंडर कर रहे हुए हैं। ये रहा वो एरिया जिसको गजपति अटैक किए हुए हैं और अपने अंडर किए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा मैप से आप उस एरिया को समझ सकते हो। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया तो हिंदी वाले पढ़ लेना। तो अब कहानी ये है कि ये तो हो गई भूम और ये भी हो गई भूम, यानी कि कहानी यहाँ पे समाप्त होती है दोनों डायनेस्टीज की। लेकिन वो तो कंप्लीटली खत्म हो गई, यहाँ पे तो अब अगली बदल जाएगी, संगम के बाद वाले आएंगे अब, ठीक है। तो
पहले देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी बन गई थी, है ना। जो बहमनी वाला है, तो बहमनी वाले में ये जो अलग अलग बनी, आप समझो कि यहाँ पे जैसे यूसुफ आदिल शाह था, उसने ये डायनेस्टी बनाई तो इसको आदिल शाही डायनेस्टी बोल दिया। ये कहाँ के थे? बीजापुर के। सीधा पेपर में आएगा तो आप बता सकते हो कि ये बीजापुर के थे। बीजापुर में कौन सी थी? आदिल शाही डायनेस्टी। फिर ऐसी मलिक अहमद जो है गवर्नर है जोना ऑफ जूना, तो जूना का गवर्नर जो है मलिक अहमद, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके बहमनी किंगडम से एक नया एम्पायर क्रिएट कर लेता है और अपने आप को निज़ाम शाह वन का टाइटल दे देता है, और इसी को बोलते हैं निज़ाम शाही डायनेस्टी। उसके बाद एक इमाद शाही डायनेस्टी आती है ना, ये 1490 में बनती है। ये कौन सा एरिया हो गया? बेसिकली बेरार वाला एरिया जो है वो इमाद शाही वाला हो गया। फिर कुतुब शाही डायनेस्टी 1512 में बन रही है, ये भी अपने आप को बहमनी से अलग कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटा तेलंगाना का आज की डेट का एरिया आप मान लीजिए, तो ये हो गया इसमें, या गोलकोंडा वाला एरिया भी इसमें मान लीजिए। फिर एक आती है बरीद शाही डायनेस्टी, ये 1527 में है। और लास्ट बहमनी रूलर अगर कोई पूछ ले तो कलीम उल्ला है। कलीम उल्ला जो है वो आखिरी का बहमनी रूलर है, और ये जो है पूरी की पूरी बस उसी का वजीर उसको मार देता अमीर अली, और कुल मिला के यहाँ से बरीद शाही डायनेस्टी बन जाती है। तो बहमनी किंगडम इस तरीके से कोलैप्स कर जाता है, और ये 5 जो है अलग अलग डायनेस्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इनको बोलते हैं सबको मिला के दक्कन सल्तनत। कोई पूछ ले दक्कन सल्तनत क्या होता है, तो अब आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में लिख दिया, हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगली डायनेस्टी जो है विजयनगर में आएगी। विजयनगर में अब बात कर लेते हैं। मैंने पैरेलल पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ें आपको, है ना। दोनों की किंगडम पैरेलल पढ़ाई है, किसी ने भी पैरेलल नहीं पढ़ाई, हर कोई अलग अलग पढ़ाता है, मैं पैरेलल पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। तो विजयनगर में अब हाल क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इस तरफ देखो कि ये गजपति वगैरह वाला सारी कहानी मैंने आपको बता दिया, कांची पे भी अटैक करते रहते हैं, ये भी सब समझा दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1485 से 1505 के आसपास में। कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है, लेकिन छोटे से टाइम पीरियड में भी यहाँ पे बहुत सारे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी तरीके से पूरा एम्पायर संभल जाता है। तो आप देखो कि वीकन तो हो चुका है 1446 से 1485 के बीच में, इतने लंबे टाइम में, और गजपति अटैक कर रहे हैं, बहमनी अटैक कर रहे हैं, तो लगभग वीकन है पूरे का पूरा एरिया। लेकिन इसको संभालने की कौन कोशिश करता है? आपके यहाँ पे पूरे के पूरे तख्त को हड़प लेता है सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, तो जब ये अपने सारे यहाँ के नोबल्स वगैरह को मार मुर के और यहाँ बैठ जाता है सलुवा नरसिम्हा, तो यहाँ से जो है सलुवा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ये वही जैसे दिल्ली सल्तनत में होता है ना कि स्लेव को हटा के जो है खिलजी आ जाते हैं, फिर खिलजियों को हटा के तुगलक आ जाते हैं, वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो है नए रूलर्स आ गए। लेकिन अभी चल वही रहा है। विजयनगर तो पूरा का पूरा एरिया का नाम है ना, जैसे दिल्ली सल्तनत एक एरिया का नाम है। तो विजयनगर के अंदर ही अगली डायनेस्टी आती है सलुवा डायनेस्टी। तो 1485 से 1490 यानी मोटा मोटा 5 साल तक जो है ये नरसिम्हा जो है ये यहाँ पे राज करके जाता है, यही है नरसिम्हा। और अब देखो इसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि इतने टाइम में लोग भी बदतमीज हो चुके हैं, कोई उनको देखने वाला तो था नहीं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेते हैं, उनको कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स इसके पास क्या है कि जो बहमनी किंगडम के सक्सेसर हैं, यानी कि ये ऊपर वाली जो सल्तनत बन गई है ना इधर दक्कन की सल्तनत, वो इधर हमला करने की कोशिश करती हैं, अपने एरिया में उसको हड़पने की कोशिश करती हैं। एक तो वो दिक्कत इसके सामने जिसको ये उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे। दूसरा गजपति रूलर्स की दिक्कत है, ये देखो ये इधर से इनका एरिया लिए हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है। फिर पोर्टुगीज का डोमिनेशन तो भैया बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप देखो इसका टाइम पीरियड 1490 तक का है, और वास्को दी गामा 1498 के अराउंड आता है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पोर्टुगीज का आना जाना यहाँ पे पहले से ही चल रहा है ना। तो इसके टाइम पे जो है पोर्टुगीज यहाँ पे देख लिया है उन्होंने एरिया यहाँ का, और कुछ ना कुछ गड़बड़े चल रही हैं यहाँ। तो कुल मिला के पोर्टुगीज भी जो है यहाँ पे पूरा का पूरे एरिया में जो है अपना डोमिनेशन पोर्ट्स के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। इवन हम देखेंगे कि कृष्णदेव राय के टाइम में तो वो गोवा को हड़प ही लेंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो वो वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि पोर्टुगीज के डोमिनेशन को ये नहीं सॉल्व कर पाता है। इसके बाद जो बाकी की बची हुई प्रॉब्लम है वो चलती रहती है, नहीं सॉल्व होती है ना। तो इस तरीके से ये सारी की सारी सिस्टम चलता है। कुछ एरिया मतलब यही समझो कि कुछ हद तक सॉल्व कर लेता है, कुछ तक नहीं कर पाता है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि ये बीच विचाले में लटकी हुई है सारी की सारी प्रॉब्लम, केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे इनका लास्ट रूलर जो बनता है वो इमादी नरसिम्हा बनता है, यानी सलुवा डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया मैंने। तो कुल मिला के कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है, इमादी नरसिम्हा तक। ठीक है, यहाँ तक कहानी पूरी की पूरी पहुँच चुकी है। लेकिन ये समझना कि इमादी को जो मार के ना ये वीर नरसिम्हा जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। इमादी को वो मार देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो भैया हत्यारा है, और भाई नेता का करेक्टर साफ होना चाहिए, अब किसी के थ्रू करवा ले, खुद जरूरी करना है, वही वाली चीज़ है। तो करेक्टर साफ नहीं है, तो इस वजह से जो है लोग उसको नहीं बैठने देते गद्दी पे, और इसी का चचेरा भाई जो है कृष्णदेव राय वो गद्दी पे बैठ जाता है और उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही जो है सबसे ताकतवर राजा बनता है यहाँ पे। इसके बाद फिर अच्युतादेव राय आएगा, और फिर जो है आगे सदाशिव राय आएगा, बट उतने ज़्यादा इफेक्टिव राजा नहीं है। और कुल मिला के आखिर की जो डायनेस्टी बनेगी है ना, तलुवा के बाद
जो ख़त्म होने के बाद अराविडू आएगी, और अराविडू के बाद जो है 1672 1672 के अराउंड ये ख़त्म ही हो जाएगा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और 1672 समथिंग की मुगल्स जो है अपने पीक पे हैं वहाँ पे, है ना। आप समझो कि शाहजहाँ, औरंगजेब, वैसे लोग जो है हमें देखने को आगे चल के मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसका तो लगभग ख़त्म है, और अंग्रेज़ पिक्चर में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आगे जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ ये सब है, तो कहाँ ये टिकते। तो कुल मिला के जो है ये हमें एरिया जो है ऐसे देखने को मिलता है कि लगभग समाप्ति हो जाती है। तो ये अभी मैंने रफ आपको बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। अब जो है मैं पहले तलुवा डायनेस्टी की बात कर लेता हूँ। वीर नरसिम्हा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि इसको फिर ये गद्दी से हटना पड़ता है, और कृष्णदेव राय जो है इसी का एक तरह से कज़न है जो वो गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है भाई। अब कृष्णदेव राय जो है, अब इसको जो है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर का। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा रूलर, और इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पे रहा, सबसे ज़्यादा पीक डेवलपमेंट्स भी देखने को मिली हैं। अब देखो टाइटल की बात करते हैं तो इसने अपने आप को कौन कौन से टाइटल दे रखे थे। अभिनव भोज, आंध्रा पितामा, कन्नड़ राज्य रामा रमाना, ऐसे टाइटल, बहुत सारे टाइटल है ये। आप देखिए कर्नाटक कर्तना, सिंहासना, ऐसे बहुत सारे, यवन राज्य, ये सब जितने भी हैं आपको ये देखने को मिलता है कि भैया इसने अपने आप को टाइटल दे रखे हैं। और ये इन टाइटल्स के पीछे कारण है, जैसे ये टाइटल का मतलब है लॉर्ड ऑफ कन्नड़, तो कन्नड़ का एरिया है तो पूरा का पूरा कन्नड़ का लॉर्ड मान लिया इसको। फिर जब ये ज्वेल्ड थ्रोन जो कर्नाटका का हड़प रहा है एक तरह से, तो इसको जो है कर्नाटक रत्ना सिंहासना बोल दिया। ऐसे ही आप देखिए कि जब बहामनियों का थ्रोन हड़प रहा है तो यवना राज्य वाला बोल दिया। तो यानी कि टाइटल ऐसे नहीं ले रहा है, सब जगह पे जो है अपनी हड़प चालू कर रहा है, और पूरे के पूरे एरिया को अपने को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है इसको सबसे स्ट्रॉन्ग राजा यहाँ पे माना गया है। ये हिंदी का हो गया। अब इसका टाइम पीरियड देखिए 1509 से 1530 के आसपास का है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको वापस से याद दिलाऊं तो बाबर भारत में कब आ रहा है, 1526 में जो है बैटल ऑफ पानीपत होता है। और 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जो है लोधी को हराता है और गद्दी पे बैठता है। तो कुल मिला के अब यहाँ दिल्ली सल्तनत नहीं है, अब ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो ये मुगल सल्तनत बन जाती है, यानी मुगल एम्पायर बन जाता है। ये आपको समझना है। और ये किसके टाइम पीरियड में हो रहा है, ये कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में ही हो रहा है। और बाबर जब भारत में आता है तो उसका मन था नीचे भी कैप्चर करने का, लेकिन 4 साल तक रहा है वो भारत के अंदर, कोई ज़्यादा समय तो रहा नहीं है। और उसको पता था कि यहाँ पे भैया अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कृष्णा रिवर के पास जाके मैं फंसूंगा, फिर आगे मेरे को जो है तुंगभद्रा रिवर के पास जाके फंस पड़ूंगा। और ऊपर से उसको बताया लोगों ने कि भैया कृष्णदेव राय ने तो भैया बहुत तगड़ा सिस्टम चालू करके रखा हुआ है ना, इतनी सारी तो वो लेयर्स की फोर्टिफिकेशन करके बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी सेना है उसके पास, इतने रिसोर्सेज हैं, तो कहाँ तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। तो बाबर ने कभी भी जो है साउथ में बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूलर बैठा था। और ये बाबर ने खुद अपने बाबरनामा में लिखा है कि अगर मेरे को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग राजा दिखा है तो वो कृष्णदेव राय दिखा है, यानी बाबर ने खुद एक्सेप्ट किया है इस बारे में। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि बताओ किसको बाबर ने मोस्ट पावरफुल किंग माना है, तो आप कृष्णदेव राय की ही नाम लेंगे। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। और ये कैलेंडर देख लो 1509 के आसपास का टाइम ये सारे का सारा चल रहा है, ठीक है भाई। अब इसने जो है गजपति रूलर को कंपेल कर दिया कि भैया पीछे हटो, तो ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है ना। और इसके अलावा कृष्णा रिवर का जितना भी एरिया, ये पूरा कृष्णा रिवर का जो एरिया है उपजाऊ वाला, वो सारा का सारा अपने अंडर कर लिया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो तुंगभद्रा वाला द्वाब का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया। ऊपर वालों को नहीं करने दे रहा, दक्कन के रूलर को, यहाँ भी खुद किए हुए सारे का सारा। कहाँ वो इतने बड़े एम्पायर के साथ भिड़ेंगे। उसके बाद इसने जो है इस्माइल आदिल शाह जो है, आदिल शाही डायनेस्टी वाला, मैंने अभी आपको अलग अलग डायनेस्टीज ऊपर बताई थी ना, तो आदिल शाही डायनेस्टी वाले को हरा दिया। और वहाँ पे जो है एक बहामनी का ही एक सक्सेसर था, मान लो कि एक वंश उनका बचा हुआ था, उसको गद्दी पे बिठा दिया एक पपेट रूलर की तरह, है ना। तो वो जो है इसी को ट्रिब्यूट देता रहा, ऐसे आप समझिए। तो किसको बिठाया था, महमूद शाह टू को बिठा दिया था। और आप देखो है वो मुस्लिम, लेकिन फिर भी उसको गद्दी पे बिठा रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में बहामनी की ऑथेंटिसिटी थी। जैसे अंग्रेजों ने मुगलों के साथ किया कि मुगल को बिठा के रखा, लेकिन पीछे से अपना काम करते रहे, वैसा ही है कि क्योंकि मुगल को लोग मानते थे कि यही राजा है, वैसी बहामनी को मानते थे वहां के लोग राजा है। तो इसने जो है एक तरह से पपेट रूलर के तौर पे उसको बिठा दिया वहां पे, और आदिल शाहियों को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद इसने गोलकोंडा वालों को भी हराया। आप देखो अलग अलग लोग जितने भी है ना, फिर बीजापुर वालों को भी हरा रहा है। कुल मिला के यहाँ की जितनी भी सल्तनत है सबको हरा के और अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, या पपेट रूलर बिठा रहा है ताकि वो इसको टैक्स देते रहे। और इस तरीके से जो है इसने पूरा का पूरा जीतने की कोशिश किया। बट हाँ, इसके टाइम में जो गोवा और बीजापुर है ना, इसके ऊपर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। और
ऐसा देखो कि कहीं भी हमें प्रूफ नहीं मिलता कि इसने जो है गोवा और बीजापुर को बचाने की कोशिश की हो। शायद कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पुर्तगालियों के पास जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल सेना थी, यानी कि नेवी उनकी स्ट्रॉन्ग थी, और इसके पास थी नेवी बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, शायद इसलिए इसने ज़्यादा उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोशिश नहीं की, है ना। तो अल्टीमेटली पुर्तगालियों को इसने नहीं सप्रेस किया, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनके साथ, और मे बी वो एडवांस्ड थे, ये भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ से। और ये सब काम जो हो रहा है 1510 के आसपास में हुआ था, इसी के ड्यूरेशन में, ये भी आपको समझना, यानी लगने के इसके 1 साल के बाद ही हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई जब ये अपने चरम सीमा पर तब ऐसा काम हो रहा है, ये पहले ही हो चुका है। फिर इसके बाद जो है ये पुर्तगालियों के डेंजर को तो इसने इग्नोर मारा है, ये तो मैंने बता ही दिया है। इसको नहीं लगता था कि शायद ये कुछ ज़्यादा बड़ा कर लेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि इसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की पुर्तगालियों से, डायरेक्टली कभी भी उनको कन्फ्रंट नहीं किया है। फिर इसने मंदिरों का निर्माण बहुत कुछ किया है, जैसे गोपुरम बनवाए। गोपुरम का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उसके काफ़ी दूर तक जो रोड होता है, मेन रोड, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट बना दिया जाता है आलीशान, तो उससे पता लग जाता है कि आगे मंदिर है, वो उनको क्या बोलते हैं, गोपुरम। तो इसने बहुत सारे टेम्पल्स के गोपुरम बनवाए, और 2 टेम्पल यहाँ पे मेन है, एक है विट्ठल स्वामी टेम्पल और दूसरा है हजारा रामा स्वामी टेम्पल। ये दोनों टेम्पल जो है ना, आपको कमेंट करके बताना किस भगवान के हैं। ये दोनों टेम्पल जो है इसी ने बनवाए हैं। ये जो म्यूजिक पिलर है ना, वो विट्ठल स्वामी में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कृष्णदेव राय ने बनवाए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो शुरू की डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, वो थे शैवाइट, वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन संगम डायनेस्टी के बाद जितने भी आए हैं, चाहे वो तुलुवा हैं, अराविडू हैं, सलुवा हैं, वो सारे के सारे भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो अब वहीं से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टेम्पल्स किस भगवान के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानीपत वाला कहते तेनालीरामन के बारे में इसने नहीं है। 2 मिनट खड़ जाओ यार, अभी तो मैं शुरू ही हो रहा हूँ, अभी तो शुरू ही हुआ हूँ, ठीक है। फिर इसने जो है नगलापुरम जो है टाउन एक बनवाया था, किस क्वीन के याद में, नगाला देवी की याद में जो है नगालापुरम टाउन बनवाया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक बनवाया था इरिगेशन के पर्पज से, क्योंकि खेती करनी है तो इरिगेशन का सिस्टम सारा सही होना चाहिए। फिर इसने जो है अपने दरबार में तेलुगु और संस्कृत के बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स रखे हुए थे, और इवन ये खुद भी जो है इसने एक संस्कृत ड्रामा लिखा है, उसका नाम है जम्बावती कल्यासम। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ भी हो सब पढ़ डालो, ये पेपर में आने के हाई चांस रहते हैं। यानी इस पूरी डायनेस्टी से इतनी बकवास जो इतनी देर में मैंने कर ली है, अगर सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे तो इसी टॉपिक से आएंगे, जो अब हम जाके पढ़ रहे हैं। जो पहली छोड़ के भाग गए उनका नुकसान हो गया, अब जो पढ़ रहे हैं इसी से सवाल आएंगे, अगर आएंगे तो ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि कृष्णदेव राय ही इनके सबसे बड़े राजा, और इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद देखिए कि ही गेव थॉट्स ऑन पॉलिटी कॉल्ड, यानी इसने एक किताब लिखी है पॉलिटी के ऊपर भी, जिसको इसने नाम दिया है अमुक्ता मर्यादा। अब देखो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा इसको तो नहीं बता पाएगा कि किसने लिखी है, और इसके अंदर पूरा का पूरा एक तरह से एक हार की तरह इसने पूरी पॉलिटी को पिरोया है। तो अगर कोई पूछ ले पॉलिटी पे किताब तो अमुक्ता मर्यादा है। इसके बाद इसने जो है अपना पेट्रोनेज जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल सब पोइट्स तक जो है फ्लरिश किया, यानी सबको इसने स्थान दिया है। किसी को ऐसा नहीं किया कि नहीं तुम रहने दो, ये है वो है, सबको सम्मान दिया है, ठीक है। उसके आगे इसने जो है अपने दरबार में, जैसे हर किसी ने 9 रत्न रखे, किसी ने 10 रत्न रखे, है ना, नवरत्न टाइप, तो इसने भी 8 रत्न रखे, 8 दिग्गज जिनको बोलते हैं, अष्ट दिग्गज। अगर कोई पेपर में पूछ ले अष्ट दिग्गज किसने रखे थे अपने कोर्ट में, तो वो कृष्णदेव राय ने रखे थे, और वो तेलुगु स्कॉलर्स थे मेनली, है ना। और उसी में से अभी जो तेनालीरामन की आप बात कर रहे थे, तो ये रहे वो तेनालीरामन। और तेनाली रामकृष्ण जो है, इनका देखो, इन्होंने एक किताब लिखी है पांडुरंगा महामात्यम, ये इनकी बहुत फेमस किताब है, आप ध्यान रखिएगा। और ये वही तेनालीरामन है जो बुद्धि के बहुत तेज थे, और जो कृष्णदेव राय उनके सामने कोई पहेलियां भी रखते थे तो वो उनको सुलझाने की कोशिश करते थे, इनके दिमाग में जो गुत्थियां थी उनको सुलझाने की कोशिश करते थे। इट इज जस्ट लाइक कि अकबर के पास जैसे बीरबल थे, इनके पास जो है तेनालीरामन थे, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बस। इसके बाद पिंगली सुराना है इनके पास, बहुत बड़े पोइट। इन्होंने क्या लिखी है, गरुड़ा पूर्णम और प्रभावती, प्रद्युम्न मामू और राघवा पांडेयना। ये सब देखो थोड़ा सा अजीबोगरीब से नाम है, साउथ के नाम है। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि आपको याद करने करो, नहीं करने ना करो, पर मेन चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। फिर एक जो अष्टदिग्गज है वो अलासनी पेडाना है, जिनको आंध्रा कविता पितामया भी बोला जाता है। इन्होंने भी देखो मनुचरितम लिखी, हरि कथासरम लिखी, तो ये कुछ किताबें इन्होंने लिख रखी हैं। फिर आप देखिए कि पहला पोर्टुगीज राइटर जो भारत के अंदर आता है उसका नाम है दुअर्ते
बारबोसा। दुअर्ते बारबोसा कहाँ से है? पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली राइटर है जो भारत के अंदर विजयनगर एम्पायर में आता है। और किसके ड्यूरेशन में आ रहा है? कृष्णदेव राय के ड्यूरेशन में आ रहा है, ये आपको समझना है। ये आ रहा है 1516 के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे हमें देखने को नहीं मिलता है कि दुअर्ते बारबोसा को जो है कृष्णदेव राय ने सम्मान दिया हो या अपने कोर्ट में बुलाया हो, लेकिन इतना जरूर है इतिहासकारों का बोलना कि जो दुअर्ते बारबोसा है वो इसके किंगडम में जरूर आया था और किंगडम को देखा है, आसपास के लोगों से बातचीत भी की है उसने और अपनी किताबों में इस किंगडम के बारे में लिखा भी है दुअर्ते बारबोसा ने। तो वहां से हमें विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी के बारे में जरूर पता लगता है। तो यानी बहुत सारे राइटर्स जब भारत के अंदर आए उन्होंने लिखा, तो उनकी किताबें देखिए, जरूरी थोड़ी कि भारत में ही सब खत्म हो गया। उन्होंने जो बाहर वालों ने किताबों में लिखा वो तो उन्होंने लिखा ना, तो कहीं ना कहीं तो जिंदा था वो सारा का सारा इतिहास जो हमें मिल गया। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर देखो फर्नाओ नुनीज की मैं बात कर रहा था, तो फर्ना नुनीज जो है ना वो कृष्णदेव राय के सक्सेसर कौन है? अच्युता देव राय। तो अच्युता देव राय के जो दरबार में जो है फर्ना नुनीज आएगा। 1535 से 1537 एडी के आसपास का ये पूरा का पूरा इतिहास जो है कंपाइल करता है। और इवन इसने जो है देवराय वन जो है उसके बारे में भी लिखा है, ठीक है। और ये जो है आप देखिए कि 3 साल तो इसने भारत के अंदर रहा और इसने क्रॉनिकल्स लिखी हैं, ठीक है। तो फर्ना नुनीज ने क्रॉनिकल्स का यही मतलब होता है कि एक के बाद एक जो सक्सेसर है उनके बारे में लिखा है। तो इसने देवराय 2 के बारे में लिखा था। आप याद कीजिए मैंने देवराय 2 में भी बताया था कि फर्ना नुनीज आया था, लेकिन वो अच्युता देव राय के कोर्ट में आया था। वो ना तो वो देवराय 2 के कोर्ट में आया, ना ही वो कृष्णदेव राय के कोर्ट में आया, वो अच्युता देव के में आया, लेकिन लिखा उसने पीछे वालों के बारे में काफी सारा है। तो वो आपको समझना है। तो इसने क्रॉनिकल्स लिखी है बहुत सारी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक दमेंगो पेज जो है ये एक ट्रैवलर है, पुर्तगाली ट्रैवलर, ये जो विजयनगर एम्पायर में किस ड्यूरेशन में आया है? 1520 में ही आया है। और ये जो आदमी है आप देखिए कृष्णदेव राय की कोर्ट में आया है और इसने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी किताब में लिखी है। तो ये दमिंगो पेज के बारे में भी आपको पता कर रखना है। ये देखो ये जो फॉरेन लोग आते हैं ना भारत के अंदर, किसकी कोर्ट में आया है, कब आया है, किस एम्पायर के बारे में लिखा है, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। मैंने बोला कि अभी जो चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और इधर मुगल सल्तनत तो चल ही रही है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, अच्छा ये मुगल सल्तनत अभी आएगी नहीं, ये दिल्ली ही चल रही है अभी, है ना। ये 1509 अगर देखोगे तो दिल्ली ही है, लेकिन आप देखोगे अगर मैं 1509 की जगह यहाँ पे 1521 के बाद की बात करता हूँ, है ना, तो 1521 के बाद की बात करता हूँ तो फिर मुगल सल्तनत यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि ये जो स्विच है ना ये कृष्णदेव राय के टाइम पे ही हुआ है, ये हमें समझना है। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये मेरे को लग रहा हो ही गया है पूरा, बिल्कुल। तो कुल मिला के कृष्णदेव राय के बारे में जितनी खास बातें थी, इसके जितने अष्टदिग्गज थे, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा अच्युता देव राय आएगा, उसका टाइम पीरियड देख लो, फिर सदाशिव आएगा, उसके बाद अराबिडू डायनेस्टी आएगी और 1672 में लगभग ये पूरा का पूरा एम्पायर और इसकी लगभग मोटा मोटा 300 साल की ग्लोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये मैंने कुछ मार्को पोलो के बारे में, निकोलो डी कॉन्टी के बारे में भी लिखा है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स हैं जो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के ये सारा का सारा आपने जो पढ़ा है अभी, ये हाईली एफिशिएंट जो है पूरा का पूरा कंटेंट जो है मैंने ये पेड कोर्स के हिसाब से बनाया है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा कंटेंट समझ में आया होगा। इसके अलावा इसकी PDF जो है ये मैं फ्री कोर्स के हनुमान सीरीज में डाल दूंगा, है ना, भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा कोर्स है इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा ऑफ आज चला हुआ है, जिसको भी लेना है वो ले सकता है। ये सारे के सारे सेशन पेड कोर्स के सेशन हैं, अभी प्राइवेट हो जाएंगे तो ये वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। बसंत कोड यूज़ करना है तो एक अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी बुक्स हैं ये सारा काफ़ी हद तक जो कंटेंट है इन बुक्स में अपडेटेड है, जो काम की चीज़ें हैं। ये नहीं कि इतनी सारी कहानियाँ मैंने लिख दी हैं, काम की सारे फैक्ट्स इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। इन किताबों को आपको पढ़ना है, इनको ऑर्डर करना है तो ये रामबान कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा ऑफ 100 रुपीज़ का हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है ना, तो जीवी कक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूँ ताकि फिर इस सेशन को करते हैं वाइंड अप। आई होप कि आपने देखा कि भाई मेहनत देख रहे हो ना कितनी लग रही है। बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को कंपाइल करना, हर चीज़ में एक एक मैप बनाना, तो मैंने बहुत जी जान लगाया है। अब इतनी सारी चीज़ें आप सोचो कि मैं कहीं प्रिंट आउट दे दूं, आपको किताबें दे दूं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना सारा अगर किताबें बनेंगी वो किताबें कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार रुपये की एक किताब बन जाएगी, तो वो कोई भी नहीं बच्चा अफोर्ड कर पाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ की किताब अभी नहीं बनाई जा सकती, कभी बनाऊंगा फ्यूचर में तो बनाऊंगा, है ना, कि ऐसे मैप्स लगा लगा के एक किताब बना दो, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ में अभी हम नहीं घुस रहे हैं, तो आपको यही किताबें पढ़नी। ये किताबें जो है इनमें मोर देन सफिशिएंट है। ये कलरफुल किताबें जो मैंने बना दी हैं ये तो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई हैं। आप कोई भी बंदा बता दो मेरे को, अगर इनसे बेहतरीन किताबें मिल जाए तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, है ना, मैं छापूंगा ही नहीं आज के बाद। तो इससे बेहतरीन नहीं है कोई भी किताब मार्केट में। अननेसेसरी के कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है और इंतजार करना ही पड़ता है। देखिए जब आप ऑर्डर कर देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम जीवी विटमूवर पे जो है हम पूरी ट्रैकिंग ID डाल देते हैं और
लगभग बंदों को 8-9 दिन में पहुंच रही है, किसी ना किसी की किसी कारणवश रुक गई है तो वो एक अलग बात है, किसी ने कोई गलती कर दी अलग बात है, या किसी के एरिया में लोकेशन में जा नहीं रहा वो एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन मैक्सिमम लोग को जो है टाइम पे मिल जाती है। कल एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन डाल दीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री की एक पूरी की पूरी मैराथन को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। बोल रहे थैंक यू सर, धन्यवाद भाई धन्यवाद, लव फ्रॉम बंगाल, धन्यवाद भाई धन्यवाद। कभी रिवर्स भी अच्छे से, अभी ज्योग्राफी आई कहाँ है, रिवर्स तो पढ़ाऊंगा ना मैंने कब बोला कि अभी रिवर्स नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को, हर कंटेंट में मेहनत लगा रहा हूँ, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, फोड़ देंगे इस बार मिलके। आप देख रहे होंगे कि इतना डेप्थ में तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, कोई मेहनत तो करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये फालतू की बातें हैं, कोई कितना ही हाकता रहे कि मेरे कंटेंट से ये आ गया वो आ गया, आता किसी के टट्टू नहीं है, वही वाली बात है। फ्लो में कोई कुछ भी बोलता रहे तो अलग बात है। अंकित वो हो जाएगी, कल परसों तक हो जाएगी, मेरे को लग रहा है कल तक हो ही जाएगी सबके इशू सोल्व, मैक्सिमम बच्चों का हो गया। वो बोला रड़क रही थी नींद मेरे आंखों में, मैं भी जागा रहा नौकरी के ख्वाबों में। वाह भाई वाह, हैं हमें तो यही वाली अच्छी लगती है, तुम हसीन हो गुलाब लगती हो, तुम नाजुक हो एक ख्वाब लगती हो। क्या था उसके आगे, मैं कहीं पढ़ रहा था, ये होठों से चूम कर पी जाऊं तुम्हें, सर से पांव तक शराब लगती हो, ऐसे 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 पढ़ा करो भाई, थोड़ा सा दिमाग संतुलित रहेगा। तुम ऐसे ऐसे मोटिवेशन वाले करोगे ना तो रात दिन तुम जाग के पढ़ते रहोगे पागल की तरह। अच्छा वो उठा नहीं रहा क्या, मैं उसको बोलता हूँ, आयुष में बोल दूंगा भाई। चलो कल और परसों कोई क्लास नहीं है भाई, मंडे ट्यूसडे मैंने पहले ही बोल दिया था छुट्टी है, ठीक है। आज 2-2.5 घंटा लिया पूरी की पूरी क्लास भूखे बहाने यहाँ पे खड़ा होके, इसीलिए पूरी मैराथन आज ही करवा दी। ये नहीं किया कि आधी कल करूंगा आधी परसों करूंगा, आज ही करवा दिया, नहीं तो फिर आज मैं विजयनगर पढ़ाता, कल मैं बहामनी पढ़ाता, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। तो मंडे ट्यूसडे अपनी छुट्टी रहेगी, उस दिन जो है कोई ना कोई, मैं या तो बच्चे बोल रहे थे जीके की स्ट्रेटजी बता दीजिएगा, और कुछ लोग कहने की कंपाइलेशन पूरी एंशिएंट की डाल दो, मैं वो कोशिश करता हूँ वो सब डालने की, ठीक है। तो अभी उस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए आप। संगम काल प्लीज, अरे कौन सा संगम, क्या हो गया इनको। चलिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लोग का मैंने कर दिया है कमेंट्स का रिप्लाई, और आप लोग जितने भी हैं भाई साहब, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी काम की वीडियोस मैं डालता हूँ ना उनको शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो। इतनी सपोर्ट तो आपकी तरफ से मैं चाहता ही हूँ, एक्सपेक्ट करता ही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत लगाई है, इतना तो कोई नहीं लगाता है। और मैं अगर उसके एवज में आप मेरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं भी उस हिसाब से पूरा घास काट दूंगा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग रिटेंशन दिमाग में रहे और मैं इसी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करता रहूँ, तो सपोर्ट किया करो यार, बाकी लोग को भी बताया करो, और जो भी काम की वीडियो आती है उसको शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो, है ना। अभी मैंने बजट की भी वीडियो डाली है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी वहाँ से। यानी कि जो भी वीडियो हम डालते हैं ये मत समझा करो कि मैंने यूं ही डाल दी कोई मजे के लिए, जो भी डाल रहा हूँ उसको देखो टाइमली और उस पर अमल भी करो उन चीज़ों पे, ठीक है दोस्तों। और चीज़ों को साथ के साथ सीखते जाओ, क्योंकि बाद में कुछ नहीं आने वाला, बाद में कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आप लोग को देता रहूँ। और जिनका भी बुक्स का इशू है एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं करवाता हूँ 1-2 दिन में। मैक्सिमम लोगों का तो सोल्व हो गया, 99% लोगों का दिक्कत सोल्व हो गई है। अब कई लोगों को तो मिल ही गई है, जो लोग बेचारे हैरान थे, परेशान थे, स्कैम हो गया है ना, उन सबका स्कैम खत्म कर दिया है, सबको किताब मिल गई है। और 1-2% जो रह गए हैं उनको भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, कर दूंगा तुम्हारे सारे इशू सॉल्व, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो अभी ये पब्लिक नहीं होगी, साथ की साथ ये वीडियो चली जाएगी। मैंने पहले ही बोला था ये पेड की वीडियो है, तो अननेसेसरी की चीज़ें, कोई डिमांड्स मेरे सामने मत रखो, पहले ही आपको क्लियर कर दी है ये चीज़, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं।
चुपके सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। असल चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है। नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले
उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा, वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी। देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, हाँ हाँ चुपके चुपके। Cricket on, Dream 11 on. India versus England. Make your team now. सर से सर
गई झांझरिया, उसकी छनक गई चुनरी रे, सर से सरक गई मेरी नजर, उससे मिली तो उसकी नजर, शर्मा के झुक गई झांझरिया। अरे आशीष भाई, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या करूं सर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना देखा है और तैयारी कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? टेक्स्ट बुक पास प्रो है ना, 750 से ज्यादा एग्जाम, पीवाईपी, मॉक टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट सब कुछ मिलता है टेक्स्ट बुक पास प्रो में। बिल्कुल, और अभी तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, खास आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। सही है सर, तो अब तो मैं भी टेक्स्ट बुक पास प्रो करके अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ। बिल्कुल, और आप भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो के साथ।
क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। तेरी मेरी मिली राहें अनजाने में, तकदीर ये क्यों लिखी खुद रब जाने। जो मिला है लगता है धड़कन में है घुला, अब शायद सांसों में शुरू होने को है चला ये सिलसिला। तारों तले बातों का, उजली हुई रातों का होने को है चला ये सिलसिला। ताज़ी बुनी यादों का तो ख्वाबों का सिलसिला। धागों सा उलझा ये फसाना, आहिस्ता सुलझाना तुम फिलहाल, सिलने को है एक ताना बाना, होने तो इस दिल को इस्तेमाल। नजरों के शीशों में चेहरा जो है खिला, अब शायद रूहों में शुरू होने को है चला ये सिलसिला। तारों तले बातों का, उजली हुई रातों का होने को है चला ये सिलसिला। अंबर के जैसा बेकरार बेरुका सिलसिला।
खुश नसीब